अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा यार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिपुलेटर्स, एंडल और सेट डब्ल्यू। अब मैनिपुलेटर्स होते क्या हैं? मैनिपुलेटर्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, मैनिपुलेट करते हैं आपकी इनपुट या आउटपुट को बेसिकली कि यार आपकी आउटपुट कंसोल पे नज़र कैसे आएगी, उसको फॉर्मेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको। अच्छा, यही काम आपने देखा होगा पीछे एस्केप सीक्वेंसेस भी करते हैं कि वो आपके आउटपुट में स्पेसेस लाइन छोड़ना। ठीक है, तो वो एस्केप सीक्वेंसेस है और ये मैनिपुलेटर्स हैं। दो आप में हैं एंडल, दो आपकी बुक में एंडल और सेट डब्ल्यू। तो ये पढ़ते हैं आज कि ये क्या चीज़ है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलता हूँ मैं कंपाइलर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि मैनिपुलेटर्स को यूज़ करने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी आयो मैनिप। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हेडर फाइल इंक्लूड करें। अब जिनको नहीं पता कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है तो वो मेरे जाके पीछे लेक्चर सारे देख लें, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, और आई बटन में भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ के होता ही क्या, ये यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यार हेडर फाइल इंक्लूड करनी है आयो मैनिप की। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स जिसको बेसिकली कहते हैं, लेकिन हेडर फाइल का नाम आयो मैनिप है। ठीक है, मैनिपुलेट से मैनिप बना दिया उन्होंने, इनपुट आउटपुट मैनिप। जैसे आयो स्ट्रीम सी आउट को यूज़ करने के लिए इंक्लूड करनी होती है। कोनियो जो है वो गेट करेक्टर्स और पुट एस गेट एस फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। तो आयो मैनिप जो है ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स जो है ये सेट डब्ल्यू और गेट लाइन के जो फंक्शंस है उस लिए यूज़ होती है। ओ सॉरी, गेट लाइन कह रहा हूँ, एंड लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एंड और बैक स्लैश एन जो है इनका एक ही काम है। ये दोनों लाइन छोड़ने के काम आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस है और एंड मैनिपुलेटर है। सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन एंड बैक स्लैश एन। अच्छा, अभी कुछ लोग क्वेश्चंस करेंगे कि यार बैक स्लैश एन लिखना था, डबल बैक स्लैश एन क्यों लिख दिया? तो डबल बैक स्लैश एन बेसिकली इस वजह से लिखा है क्योंकि डबल बैक स्लैश जो है इससे एक स्लैश प्रिंट होगी, बैक स्लैश प्रिंट होगी इस डबल बैक स्लैश से, और एन तो वैसे ही सामने प्रिंट हो जाएगा, तो बैक स्लैश एन बन जाएगा। तो सिर्फ बैक स्लैश एन मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि वो फिर लाइन प्रिंट कर देगा नई। ठीक है, क्योंकि वो बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस समझेगा कंपाइलर उसको, और वो नई लाइन प्रिंट कर देगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पिछली वीडियोस आप मेरी देख लें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि क्या होता है। अच्छा, डिफरेंस तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ सी आउट, एंडल कर देता हूँ, और इधर मैं कहता हूँ सी आउट, दिस इज़ एंडल। ठीक है, और फिर सी आउट में करता हूँ बैक स्लैश एन, और फिर मैं कहता हूँ दिस इज़ बैक स्लैश एन। ठीक है, यानी ये बैक स्लैश एन है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं आउटपुट, तो क्या देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। रन हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, अभी आउटपुट देख लें आपके सामने। सबसे पहले मैंने लिखा था बॉडी की जो सबसे पहली लाइन है, लाइन नंबर 6 को देखें। सबसे पहले मैंने लिखा था डिफरेंस बिटवीन एंड लाइन एंड बैक स्लैश एन, तो वो लिखा हुआ आ गया डिफरेंस बिटवीन। फिर मैंने उसकी अगली लाइन में लिखा था सी आउट एंड एल, तो एंड एल ने एक लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी, और इस लाइन पे वो आ गया। फिर इस लाइन में उसने लिखा दिस इज़ एंड एल। ठीक है, ये वाली लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुई। फिर लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हुई, उसने ये वाली लाइन छोड़ दी और इस लाइन पे आ गया। फिर उसने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ बैक स्लैश एन। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि काम दोनों एक ही तरह करते हैं, बैक स्लैश एन और एंड एल का एक ही काम है, लाइन छोड़ते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बैक स्लैश एन जो है वो एस्केप सीक्वेंस है और एंड एल मैनिपुलेटर है। ठीक है, और अभी कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि यार इस हैंडल को आपने डबल कोट में लिखा है, इसको नहीं लिखा। तो वो आप मेरे शुरू के लेक्चर्स जाके देख लें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि क्या चीज़ हम डबल कोट में लिखते हैं, क्या चीज़ नहीं लिखते। वो आप सारी प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
अब आता है हमारे पास सेट डब्ल्यू। क्या उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे सेट डब्ल्यू बेसिकली मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। सेट डब्ल्यू यूज़ होता है स्पेसेस डालने के लिए। किसी भी मतलब के स्पेस डालनी है ना आपने दो लफ्ज़ों के दरमियान में, एक तो आप स्पेस बार से डालते हो ना। अगर आप चाहते हो कि यार एक वर्ड और दूसरे वर्ड के दरमियान में 20 स्पेसेस हो, तो बजाय इसके 20 दफ़ा स्पेस दबाने से अच्छा ये नहीं है कि एक ही दफ़ा आप सेट डब्ल्यू को कमांड दे दो कि यार 20 स्पेसेस प्रिंट कर दो, तो प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से वर्क करता है सेट डब्ल्यू। अच्छा, अब सेट डब्ल्यू मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि ये काम किस तरह करता है, तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है एक। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज़, ठीक है, मैंने लिखा माय नेम इज़ और फिर मैं सेट डब्ल्यू करा देता हूँ सेट डब्ल्यू 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड एक्स, ठीक है। तो अब किया होगा क्या, होना क्या चाहिए कि माय नेम इज़ लिखा हुआ आना चाहिए, फिर उस पर 10 स्पेसेस आनी चाहिए और फिर लिखाना चाहिए कोड एक्स। चले देखते हैं अब ये रन कैसे होगा। रन हो रहा है। अच्छा, ये लिखा हुआ आ गया, देखें माय नेम इज़ स्पेसिस कोड एक्स। अच्छा, आप में से भी कुछ लोग क्वेश्चन मतलब सभी करेंगे बेसिकली कि यार 10 स्पेसेस तो नहीं प्रिंट हुई, ये तो कम स्पेसेस प्रिंट हुई है, ऐसे क्यों, हमने तो सेट डब्ल्यू को कहा था कि 10 स्पेसेस प्रिंट करनी है। ऐसा इस वजह से हुआ है, ऐसा पहले तो स्पेसेस गिन लेते हैं कितने प्रिंट किए हैं। 1 2 3 4, 4 स्पेसेस प्रिंट किए हैं। हमने कितने का कहा था, 10 स्पेसेस प्रिंट करने का। अच्छा, सेट डब्ल्यू इस वजह से ऐसे इसने किया है ना, क्योंकि एस के बाद ना, एस के बाद अगर आप टोटल गिने, उसने माय नेम इज़ लिखा और उसके बाद 10 स्पेसेस उसने दे दी थी अपनी तरफ से, यहाँ तक उसने स्पेसेस दे दी थी। लेकिन उससे अगर आगे हमने लाइन में लिख दिया, लाइन नंबर 8 में कोड एक्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, कोड एक्स में 6 लफ्ज़ है, 4 कोड के, एक स्पेस और एक एक्स, 6 हो गए टोटल। तो उसने क्या किया, इस सेट डब्ल्यू करता क्या कि जितनी आप स्पेसेस सेट डब्ल्यू छोड़ता है ना, और उसके बाद अगर आप कुछ प्रिंट कराते हो तो उनको वो उन्हीं स्पेसेस में एडजस्ट करता है फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। तो इसने क्या किया, पहले 10 स्पेसेस छोड़ी, लेकिन 6 लफ्ज़ का तो कोड एक्स था, तो उसने फ्रॉम द राइट साइड कोड एक्स को भी लिख दिया उन्हीं स्पेसेस में, और पीछे कितनी स्पेसेस बच गई, 4 स्पेसेस बच गई। अभी अगर आप चाहते हो कि नहीं 10 स्पेसेस ही आए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 16 का सेट विड्थ देना पड़ेगा ताकि वो 16 स्पेसेस छोड़े और 6 स्पेसेस कोड एक्स ले ले, तो बीच में 10 स्पेसेस आ जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह मैं इसकी बात कर रहा था। अभी इसने क्या किया कि 16 स्पेसेस छोड़ी, ठीक है, 16 स्पेसेस, ठीक है, और आखिरी की 6 में कोड एक्स लिख दिया, तो पीछे बीच में कितनी स्पेसेस आ गई, 10। अब मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप बीच में 10 स्पेसेस आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी स्पेसेस सेट डब्ल्यू छोड़ता है और उसके आगे आप कुछ प्रिंट कराते हो, तो उसको उसी में एडजस्ट करता है फ्रॉम द राइट साइड। अच्छा, अभी अगर 10 स्पेसेस हैं, 10 ही मैंने स्पेसेस दी और 10 ही मैंने ए लिख दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही मैंने ए लिख दिए, तो अब ये क्या करेगा, अब देखते हैं क्या करता है। ये देखें, इसने एक भी स्पेस नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी एक भी स्पेस, क्योंकि जितनी हमने विड्थ सेट की थी, 10 की मैंने स्पेसेस दी थी, और उन्हीं 10 के 10 में मैंने ए 10 लिखवा दिए, तो एक भी स्पेस नहीं आई, ठीक है। यही अगर मैं एक ए लिखवाऊँ ना, एक ए, तो होगा क्या कि 9 स्पेसेस आ जाएंगी और 10वीं पोजीशन पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं अभी रन हो रहा है। ये देखें माय नेम इज़, अब 9 स्पेसेस हैं और 10वीं पोजीशन पे ए। मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ स्पेसेस, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 स्पेसेस है, 10वीं स्पेस पे ए लिखा हुआ आ गया। समझ आ गई, सेट डब्ल्यू इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, आगे हमारे पास है एंडल भी हो गया और सेट डब्ल्यू भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक इन्होंने ये कह रहे हैं कि यार एक ऐसा प्रोग्राम लिखो
जिसका ये आउटपुट हो। क्या आउटपुट हो? ये उसका आउटपुट हो। ठीक है, तो इजीली मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फिर इसी तरह का प्रोग्राम एक और आप खुद ट्राई कीजिएगा लिखने का, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अभी देखते हैं क्या इस तरह का आउटपुट हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें आप देख रहे होगे कि 3 प्राइसेस 3 किस्म की प्राइसेस है। ठीक है, एक है 8540, एक है 325 और एक है 27800। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइस किस में इंटीजर में होती है, तो इंट टाइप के मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, इंट x1 कह देता हूँ एक को इंट x2। अच्छा, बाय द वे हम इस तरह भी बना सकते हैं, कॉमा डाल के भी बना सकते हैं। तीनों भी मैं कॉमा डाल के बना सकता था, लेकिन मैंने आपको तरीका डिफरेंशिएट कर दिया कि यार ये भी तरीका है वेरिएबल बनाने का, अगर सिंगल आप, और अगर लाइन में आपने जितने भी बनाने हैं आप बार बार इंट नहीं लिखना पड़ेगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, x1 की क्या वैल्यू है, हम इसको इनिशियलाइज़ भी करा देते हैं। 8540x है। ठीक है, और 325 जो है x2 है, और x3 क्या है, x3 आपके पास आ जाता है 27800। ठीक है, ये आपके पास तीनों प्राइसेस आ गए। अभी मैं सी आउट कराता हूँ। पहली लाइन में क्या प्रोडक्ट है, PRODUCT प्रोडक्ट। फिर मैं करता हूँ सेट डब्ल्यू कितने की स्पेसेस दूँ मैं दे देता हूँ इसको प्राइस में खुद कितने लफ्ज़ है, पहले आप प्राइस के गिन ले। एक PRICE 5 लफ्ज़ प्राइस के, यानी अगर 10 स्पेसेस मैंने इन दोनों के दरमियान में देनी है तो 5 वर्ड तो प्राइस के आ गए, यानी मुझे 15 की विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, 15 की मैंने विड्थ दे दी। तो अब क्या है, अब आगे मैं क्या करूँगा, अब लाइन छोड़नी है मैंने तो एंड एल। अब दूसरा आगे मैं क्या करूँगा, फिर हार्ड डिस्क आ जाता है, तो मैं लिखा प्रिंट करा दूँगा हार्ड डिस्क। और फिर हार्ड डिस्क के बाद क्या है, फिर मैंने क्या कहते हैं उसकी, अब मैंने कितने की स्पेस देनी है, अब 8540 टोटल कितने लफ्ज़ हैं, 8540। ठीक है, यानी कि 4 लफ्ज़ ये हो गए। ठीक है, तो 4 लफ्ज़ हैं, तो स्पेस इनके दरमियान मैंने तकरीबन 10 की है, तो 14 में सेट डब्ल्यू क्या कर देता हूँ, 14 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे 10 की स्पेस चाहिए सबके दरमियान। ठीक है, फिर अब मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ एंड एल, क्योंकि लाइन छोड़नी है। और फिर क्या है, फिर मैं लिखवा दूँगा माउस। ठीक है, ओ नो ओ नो 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 नो, आपने मुझे बताया नहीं, मैंने गलती कर दी। हार्ड डिस्क के बाद 14 के बाद उसकी प्राइस भी तो है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कह दूँगा x1, यानी कि हार्ड डिस्क लिखवाओ, फिर 14 की स्पेस दो, और x1 क्या थी, हार्ड डिस्क की प्राइस थी, तो वो प्रिंट करा दो। फिर आप कराओ एंड एल माउस प्रिंट। ठीक है, माउस के बाद क्या, सेट डब्ल्यू 13 क्यों, क्योंकि 3 वर्ड हैं, और 10 की मुझे स्पेस चाहिए हर के दरमियान पे, तो मैं करा दूंगा x2। फिर मुझे एंड एल चाहिए, एंड एल, और फिर मैंने क्या किया, लिखवाया कंप्यूटर, और मुझे सेट विड्थ स्पेस कितनी चाहिए, 27800, यानी कि ये 5 वो हैं, तो अब मुझे 15 की वो देने पड़ेगी विड्थ, 15। और क्या x3। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर आप अभी देखें तो मैंने सिंगल लाइन में सब कुछ कर दिया। मल्टीपल सी आउट से बचने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं कि एक ही सी आउट लिखें, जितना आपने प्रिंट कराना है उतना प्रिंट कराएं, फिर 2 इंसर्शन यानी लेस देन लिखें, फिर आपने जो प्रिंट कराना है वो लिखें, फिर इन जो मतलब इस तरह लेस देन से लेस देन के जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स होते हैं, इनसे आप अपने आउटपुट को अलग कर सकते हैं। यानी कि अभी ये मुझे अगर लिखना होता तो मैं अलग सी आउट से लिखता, लेकिन मैंने एक ही सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से सबको अलग कर दी है। यानी कि प्रोडक्ट तक पहले लिखेगा, फिर वो 15 सेट डब्ल्यू, फिर एंड एल, फिर हार्ड डिस्क, इस तरह। अच्छा, अगर इस कोड को मैं अभी रन करूँ, ठीक है, इस कोड को मैं रन करता हूँ, रन हो रहा है। अच्छा, अभी आप देखें ये क्या हुआ। अच्छा, हमने मिस्टेक क्या की, मिस्टेक हमने ये की कि पहले प्रोडक्ट हमने लिखा, फिर सेट W15 लिखा, और प्राइस लिखा ही नहीं, डायरेक्ट हमने एंड एल दे दिया। तो हमें प्राइस भी लिखना है, प्राइस लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, एरर आप कर सकते हैं। ठीक है, एरर से कुछ भी नहीं होता। हमें समझ आ गई कि यार प्रोडक्ट था
उसके बाद हमने प्राइस सामने लिखी ही नहीं, तो वो जितनी भी सेट डब्ल्यू थी उसने हार्ड डिस्क पे लगा दी। तो यही गलती थी हमारी, पहले प्रोडक्ट लिखना था, फिर सेट W15, फिर प्राइस। अब अगर इसको मैं रन करूं, अब देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें, अब आपको समझ आ गई। प्रोडक्ट के सामने प्राइस, हार्ड डिस्क के सामने उसकी प्राइस, माउस के सामने उसकी प्राइस। अच्छा, माउस क्योंकि ख़ुद भी वर्ड छोटा है, हालांकि स्पेसिस इसके दरमियान भी 10 ही हैं, स्पेसिस इसके दरमियान भी 10 हैं, स्पेसिस इसके दरमियान भी 10 हैं, स्पेसिस इसके दरमियान भी 10 हैं, लेकिन माउस ख़ुद भी वर्ड भी छोटा है, तो इस वजह से ये थोड़ा इस तरफ को आ रहा है। या भी आप एक दो सेट डब्ल्यू और ज़्यादा कर दो तो और इस तरफ चला जाएगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने आपको कोड करके दिखा दिया। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार इस लेवल का तो तकरीबन आप कोई सा भी कोड होगा आप कर ही लोगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये दोबारा यही कोड, ये वाला आप ख़ुद लिखो, बिना वीडियो पॉज करो, आराम से सेट डब्ल्यू और एंडल की मदद से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब आगे क्या है, एंडल और सेट। अच्छा, अब ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स अब क्या होते हैं, अब देख लेते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो C++ के अंदर एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल द प्लस ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स। ठीक हो गया, समझ आ गई। क्या समझ आई कि ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, ऐसे सिंबल्स जो कंप्यूटर को बताते हैं कि स्पेसिफिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल प्लस का जो ऑपरेटर है, ये क्या बताते हैं कि दो नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, दो नंबर्स को प्लस, कम से कम तो दो होने ही चाहिए। वो तीन को भी प्लस कर सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम तो दो तो होने ही चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि एक ऑपरेटर के साथ प्लस लगाओ, ठीक है, यूँ नहीं होता। तो यानी कि दो होने चाहिए, तो तब प्लस ऑपरेटर काम। कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो तीन ऑपरेंड्स लेते हैं, फिर कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो एक ऑपरेंड लेते हैं। जैसे कि प्लस है, ये दो ऑपरेंड लेते हैं, इसको दो चीज़ें चाहिए प्लस करने के लिए, माइनस को भी दो चाहिए। फिर कुछ हम ऐसे आगे देखेंगे जिनको तीन चाहिए, किसी को एक चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्लस ओ इज़ इक्वल टू वाले को। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ को कोई चीज़ असाइन करना। अब जैसे मैंने x1 को, ये x1 एक वेरिएबल था, इसको मैंने क्या असाइन कर दिया, 8540, इसको मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी। अभी अगर मैं सी आउट x1 कराऊंगा तो x1 की यही वैल्यू आएगी मेरे पास। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ये असाइन कर दी हुई है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैंने ये की है, ये मैंने ऑपरेटर लगाया। अब देखते हैं इसको रन करके क्या आता है। ये देख ले 8540 आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया था और 8540 x1 को असाइन हो गया। ठीक है, ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आगे कौन सा ऑपरेटर है, आगे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सारे होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो ऑपरेटर। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी सब करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी अगर मैं करूँ नीचे इसको, अच्छा इसी में ही कर देता हूँ, 8540 प्लस 6। ठीक है, तो क्या जवाब आना चाहिए, 8546। तो पहले तो वो इस चीज़ को जो असाइनमेंट ऑपरेटर से राइट साइड पे चीज़ है, पहले वो इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, 8540 प्लस 6, ठीक है, यानी कि 8540 प्लस 6 क्या आंसर आ जाएगा, 8546। और 8546 को वो उठा के x1 को असाइन कर देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको अब x1 की अगर वैल्यू निकाल के दिखाऊं तो अब क्या आएगी, देखते हैं x1। और अब इसको रन करता हूं मैं, देखते हैं अब क्या इसका आंसर आएगा। ये देखें 8546 इसका अब आंसर आया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर। अब अगर मैं सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर इसकी जगह लगा दूं तो अब क्या होगा, 8540 माइनस 6 यानी 8534 आ जाएगा इसका आंसर। और अब मेरे पास जवाब आएगा 8534। ठीक है, तो ये बेसिकली काम है इसका। ये देखिए 8534। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स के साथ करते हैं। अच्छा, 8540 को अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ तो वो मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब होगा उसको x1 को असाइन कर देगा, और x1 की जो भी वैल्यू होगी वो मैंने सी आउट करा लिया। अब देखते हैं आप क्या आंसर आएगा। ये देखिए अब ये आंसर है 51240।
इसको 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब अगर मैं इसको 6 पे डिवाइड करूँ, डिवाइड के लिए ये यूज़ होता है फ्रंट स्लैश, ठीक है। अब अगर मैं करूँ तो आप देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब 15423 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे यूज़ होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ रह जाती है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब है, अच्छा मैं आपको थोड़ा नंबर छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। अच्छा, अभी अगर मैं करूँ 13 मॉड्यूलो 6, तो इसका मतलब है कि 13 को 6 पे डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर बचे ना, रिमाइंडर, उसको x1 को असाइन कर दो, वो x1 की वैल्यू में आ जाएगा। यानी क्या, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 13 को 6 पे डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आए x1 को वो असाइन कर दो। यानी अभी 13 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब अगर हम इसको रन करके देखें, रन हो रहा है अभी ये, तो ये देखिए 1 इसे प्रिंट करके दिखा दिया। अब अगर मैं 14 को करूँ 6 पे तो 2 दिखाएगा, देख लेना। ये देखें इस तरह। तो जिस तरह प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होता है। इसका मैं आपको एक यूज़ बता देता हूँ। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है, वो आपसे पूछे कि यार ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसको मैं एक नंबर दूँ और वो मुझे बता दे कि ये 6 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। मैं कोई भी नंबर दूँ उस प्रोग्राम को और वो बता दे कि ये 6 पे पूरा डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को 6 पे मॉड्यूलो करा सकते हो। और अगर तो उसका आंसर 0 आया तो आप उसको बता दोगे कि हाँ ये पूरा पूरा 6 पे डिविजिबल है। और अगर मॉड्यूलो 0 उसका ना आया, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 ना आया, तो आप बता दोगे कि हाँ ये नहीं है 6 पे डिविजिबल। तो ये किसका यूज़ केस था इस तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अच्छा, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है वेरिएबल को कोई वैल्यू, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का हमेशा ये ध्यान रखना कि लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल आएगा और राइट साइड पे एक्सप्रेशन आएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिख दें और लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल, वो उसका मतलब गलत हो जाएगा। यानी राइट साइड की पहले वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, जो भी उसका जवाब आएगा वो वेरिएबल को उठा के असाइन कर देगा उसकी वैल्यू, ठीक है। ये होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। वो मैंने आपको सबको यूज़ केस बता दिए कि यार मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ, ठीक है। अब आता है आपके पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसा कि मैं यही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर से, जैसा आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसा ऑपरेटर है कि असाइनमेंट का काम भी करता है और अर्थमेटिक, दोनों को साइमल्टेनियसली करता है। अब अगर मैं ये इस एक्सप्रेशन लाइन नंबर 6 को देखें तो इसमें भी मैं ये दोनों काम साइमल्टेनियसली ही कर रहा हूँ। मैं अर्थमेटिक को भी, एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर रहा हूँ और उसकी असाइनमेंट भी कर रहा हूँ x1 को उसकी वैल्यू असाइन भी कर रहा हूँ। लेकिन ये सिंटैक्स थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं कहूँ, ठीक है, x1 माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या कहूँ मैं, x1 माइनस, अच्छा फ़र्ज़ करें मैंने x1 को वैल्यू दे दी 20, ठीक है। x1 को मैंने क्या वैल्यू दे दी, 20 की। और उससे अगली लाइन में मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं x1 को 19 करना चाहता हूँ, यानी -1 करना चाहता हूँ, -2, जितना भी मैं करना, कुछ इसको मैं -2 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, x1 इज़ इक्वल टू 20 माइनस 2, ठीक है। या मैं ये लिख दूंगा या मैं 20 नहीं, मैं बोलूँगा x1 की जो भी वैल्यू है उसमें से 2 माइनस करना है मैंने। तो मैं लिखूँगा x1 इज़ इक्वल टू x1 माइनस 2, यानी x1 में से 2 को माइनस करो और x1 को वो वैल्यू दे दो। अब ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है जो कि बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सिंटैक्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी के सेम, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ x1 माइनस इज़ इक्वल टू 2। अब इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का सेम मतलब है, ये और ये एक ही काम करेंगी।
यानी x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 को मैं x1 माइनस इज इक्वल टू 2 भी लिखूँगा। तो इसका वही मतलब है कि x1 में से 2 माइनस करो और x1 को वो वैल्यू दे दो, जो कि इसका मतलब था। अच्छा, अगर मैं भी पहले इसको मिटा के इससे सॉरी 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 सबसे पहले मैं इसको मिटा के आपको इससे काम करके दिखाऊं तो क्या आंसर आएगा? 18 आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी। 18 आंसर आया। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैंने नीचे वाले को हटाया और इससे काम किया तो इसका भी 18 आंसर आएगा। इसका भी 18 जवाब आया। तो कहने का मकसद है कि ये और वो दोनों से, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों का सेम काम है, बस सिंटैक्स में डिफरेंस है। ये हमने असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से किए, ये दोनों मिल के असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर बनते हैं। और इसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर अलग से लगाया है और अरिथमेटिक ऑपरेटर अलग से लगाया है। ठीक है, तो इन दोनों का काम तकरीबन सेम है। अब बुक में इसी तरह के और भी, अच्छा ये मैंने माइनस के लिए किया था, आप इसकी जगह प्लस कर देंगे तो इसका मतलब होगा x1 इज इक्वल टू x1 प्लस 2। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब होगा x1 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा x1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आप अपनी अच्छा मैं आपको मल्टीप्लाई वाला दिखा भी देता हूँ, चलें। अगर मैं इसको करूं x1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या जवाब आएगा? 40 जवाब आएगा। ठीक है, समझ गए बात को? 40 जवाब आएगा। क्या जवाब आया? 40। ठीक हो गया। अब अगर यही चीज़ मैं इसको हटा के करूं तो इससे भी 40 जवाब आएगा। इसका भी मतलब वही है कि x1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी x1 को वही वैल्यू दो जो x1 को मल्टीप्लाई 2 करके उसको x1 को वैल्यू दे दो। ये देखिए, इससे भी 40 आया। तो कहने का मकसद है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं और उसको असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर बना सकते हैं। तो इस तरह के ये देखें, ये क्या करता है? प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस करके उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये माइनस करके, ये मल्टीप्लाई करके, इस तरह के सारे जितने भी हैं ये टेबल में भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी तक हमने कितने ऑपरेटर पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमने पढ़ा असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ रहे हैं एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ऊपर वाले जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े थे ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और असाइनमेंट अरिथमेटिक, ये दो ऑपरेंड्स लेते हैं, यानी इनको दो चीज़ें चाहिए काम करने के लिए। अब प्लस को दो चीज़ें कम से कम चाहिए कि प्लस करें। इस इक्वल टू असाइनमेंट का जो ऑपरेटर था उसको भी दो चीज़ें चाहिए, एक उसको वेरिएबल चाहिए और एक उसको एक्सप्रेशन चाहिए, ताकि वो एक्सप्रेशन वो वेरिएबल को असाइन करे। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो एक्सप्रेशन असाइन नहीं होगी किसी को, और अगर एक्सप्रेशन नहीं होगी तो वेरिएबल को कुछ असाइन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी दो चीज़ें चाहिए थी, अरिथमेटिक को भी दो चीज़ें चाहिए और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी दो ऑपरेंड्स चाहिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी इनको एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक ही वेरिएबल इनको चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखता हूँ मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, अच्छा अगर मैंने यूँ लिखता, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, x1 माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x1 में से 1 माइनस करो और x1 को वो वैल्यू असाइन कर दो। x1 में से 1 माइनस करो और x1 को वैल्यू असाइन कर दो, यानी 19 इसका आंसर आना था। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ x1 माइनस माइनस। ठीक है, क्या कर सकता हूँ? x1 माइनस माइनस, यानी x माइनस माइनस का मतलब है कि एक माइनस कर दो x1 में से, x1 माइनस माइनस। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया? x1 माइनस माइनस, यानी x1 में से एक माइनस कर दो और सी आउट x, सॉरी 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 ये एरर देगा, ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि वेरिएबल का नाम x1 है, x नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखते हैं
ये देखिए 19 उसने आंसर दे दिया। इसी तरह अगर मैं x1 को प्लस प्लस करूँ, x1 को मैं प्लस प्लस करूँ और अब इसको रन करूँ तो अब 21 आंसर आएगा। ये देखें 21 आंसर आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ, एक मज़े की बात बताने लगा हूँ आपको। अच्छा अब अगर मैं इसको यूं करूं तो अब आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलें लिखें कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी लिखें, चीटिंग नहीं करनी। सही हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया जो एक कम करता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ज़्यादा करता है। ठीक है। अब तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये चीज़ की थी, इस ऑपरेटर को मैंने प्लस प्लस करके उसको सी आउट करा दिया था। अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो क्या जवाब आएगा आपके ख्याल से। अब अगर इसको मैं रन करूं तो जिन जिन बच्चों ने भी 21 कहा था वो जवाब है गलत। देखते हैं अभी। ये देखें हुआ ना मैजिक। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 20 क्यों आ रहा है, प्लस प्लस तो सी आउट प्लस x1 प्लस प्लस हो रहा है ना। अच्छा अगर इसके बाद में x1 की ये 20 क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है कि 20 आ रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि 20 इसका जवाब आ रहा है क्योंकि सी आउट, यहाँ सी आउट ना इस तरफ से ऑपरेट होता है, यानी कि सी आउट इस तरफ से, पहले सी आएगा फिर ओ फिर यू फिर टी फिर यू यू आगे इस तरफ से जाता जाएगा। तो सी आउट को पहले क्या चीज़ मिली, x1। यहाँ तक x1 में अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, यहाँ तक x1 की वैल्यू 20 ही थी, यहाँ तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था x1 में। यहाँ तक x1 की वैल्यू 20 थी तो उसने पहले 20 शो कराई फिर इंक्रीमेंट किया। यानी अगर प्रोग्राम ख़त्म, अब मेमोरी रैम में 21 ही x1 की वैल्यू 21 ही पड़ी हुई है, लेकिन उसने हमें अगर इसके बाद मैं सी आउट कराऊँ ना x1 को, इसके बाद यहाँ तो उसने हमें दिखा दिया था कि x1 की वैल्यू 20 और फिर उसने प्लस प्लस भी कर दिया x1 की वैल्यू, यानी इस ये पूरी ख़त्म होने के बाद x1 की वैल्यू 21 ही बनी। लेकिन सी आउट में पहले चूँकि x1 पहले लिखा हुआ था प्लस प्लस से, तो उसने पहले हमें पुरानी वैल्यू ही दिखा दी बिना इंक्रीमेंट के, क्योंकि पहले x1 लिखा हुआ था सी आउट के सामने। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ ना, जैसे मैं आपको पुराना वाला पहले प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये देखा 20 वो इस वजह से दे रहा था क्योंकि पहले x1 लिखा हुआ था। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो 20 और 21 लिखा हुआ आएगा, देखना 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 देखना। ये देखें 20 और 21 लिखा हुआ है। 20 क्यों, क्योंकि ये जो 20, अब मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ, साइड बाय साइड। ये देखें 20 इस वजह से क्योंकि इस एक्सप्रेशन में पहले x1 था बाद में प्लस प्लस हुआ है। पहले उसने x1 हमें ये शो करा दिया 20 और बैकएंड पे उसने प्लस इंक्रीमेंट भी करा दी x1 की वैल्यू, यानी ये पहले 20 शो हुआ फिर ये पूरी स्टेटमेंट ख़त्म हुई तो तब तक x1 की वैल्यू 21 बन चुकी थी। तो उसके बाद जब मैंने x1 को सी आउट कराया तो वो 21 ही था। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सी आउट में पहले x1 लिखा हुआ था बाद में इंक्रीमेंट हुआ है, तो इस वजह से पहले हमारे पास 20 शो हुआ है क्योंकि सी आउट में पहले क्या चीज़ लिखी हुई थी, x1। तो इस वजह से उसने पहले x1 की वैल्यू हमें शो कराई जो कि 20 थी तब तक, बिना इंक्रीमेंट के तब तक क्या थी वैल्यू 20। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है और तब उसने जाके हमें दूसरी बारी में 21 शो कराई है। अच्छा यही अगर मैं प्लस प्लस इससे पहले लिख देता ना, इससे पहले प्लस प्लस लिख देता तो अब इसने 21 ही मुझे शो कराना था, अब इसने मुझे 21 ही शो कराना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब इसने मुझे 21 ही शो कराया है। अब इसने मुझे क्यों 21 शो कराया, सबसे पहले तो मैं साइड बाय साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसने मुझे इस वजह से 21 शो कराया है क्योंकि
अब प्लस प्लस पहले था, सी आउट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, प्लस प्लस फिर x1 लिखा हुआ था। तो पहले उसने x1 की वैल्यू इंक्रीमेंट की जो 21 बन गई, और फिर उसने x1 सी आउट कराया जो कि 21 बन चुका था। उसने एक दफ़ा 21 हमें सी आउट कराया, फिर दोबारा x1 की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई जो कि 21 इस स्टेटमेंट ने बना दी थी, और उसने फिर हमें 21 शो करा दिया। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क समझ लिया आपने। ये इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। काम दोनों वही करते हैं, ये भी +1 करता है एक्स में, ये भी +1 करता है, लेकिन सी आउट में जब ये करेंगे तो वो पुरानी वैल्यू ही दिखाएगा। बैकएंड पे उस वेरिएबल को वो प्लस कर देगा, बैकएंड पे उस वेरिएबल की वैल्यू प्लस हो चुकी होगी, लेकिन आपको पुरानी नज़र आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो सी आउट में पहले ये लिखा होता है। ये बैकएंड पे भी प्लस कर देता है और आपको वैल्यू भी अपडेटेड वैल्यू दिखा देता है। तो इस तरह के बहुत कभी कभी कंफ्यूजिंग से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। वो आपको एक चंक देते हैं कोड का और आपसे पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फिर बंदा बोलता है कि यार हाँ इसका आंसर सी आउट में ये होगा, हालांकि वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अच्छा, ये लाइन ऑफ कोड मुझे मिल गया 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 ये ठीक है, ये आ गया, ये कोड मुझे मिल गया। अच्छा, अब आप सब ने बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ड्राई रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, ड्राई रन होता है यानी कि ख़ुद दिमाग में रन करना कोड को। सबसे पहले उसने दो वेरिएबल बनाए इंट के, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे पहले मैं रैम में एक एक्स के लिए जगह बना लेता हूँ और एक में जगह बना लेता हूँ वाई के लिए। ठीक है, एक एक्स के लिए जगह बन गई और एक वाई के लिए। ये एक्स है और ये है वाई, ये एक्स है ये वाई है। तो सबसे पहले वाई की दो जगह बन गई एक्स की, तो वाई को उसने असाइन कर दिया 10, वाई के कॉलम में आ गया 10 लिखा हुआ। ठीक है, एक्स के कॉलम में अभी तक कुछ भी नहीं है, तो एक्स को उसने असाइन किया प्लस प्लस वाई। एक्स को उसने क्या असाइन किया, प्लस प्लस वाई, यानी पहले प्लस प्लस किया उसने वाई की वैल्यू को, तो वाई की वैल्यू क्या बन गई, वाई की वैल्यू 10 से मिट के क्या बन गई, वाई की वैल्यू 10 से मिट के बन गई। सबसे पहले इस जब ये चला, ये पीस ऑफ कोड जब चला इतना, तो वाई की वैल्यू 11 हो चुकी थी। ठीक है, 11 हो गई वाई की वैल्यू। फिर वाई उठ के गया, एक्स को इनिशियलाइज हो गया, तो एक्स के डब्बे में भी 11 लिखा हुआ आ गया। अब दोनों 11 हो चुके। ठीक है, तो अब उसने सी आउट क्या करा है, सी आउट एक्स, यानी कि अब ये लिखा हुआ आएगा एक्स, फिर ये दो डॉट है, ठीक है, यूँ, और फिर एक्स की वैल्यू। तो एक्स के डब्बे में जो भी पड़ा होगा वो आ जाएगा इस तरह। ठीक है, और फिर उसने सी आउट कराया वाई, तो वाई भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, एंड एल बीच में कोई नहीं है तो लाइन ना छोड़ देना। ठीक है, और यूँ और यूँ यूँ करके वाई आ जाएगा, और वाई की वैल्यू भी क्या थी, 11। तो ये हो गया आपके पास कोड ख़त्म। इस तरह से ड्राई रन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये, अब देखते हैं इसका बुक में क्या आंसर था मेरी तरफ से। तो इसका सॉरी यार, इसको मिटाते नहीं, चलो मिटा ही देते हैं। मैंने क्या आंसर निकाला था, x11 y11। अब बुक वाले देखते हैं, बुक वाले क्या क्या आंसर है। ये देखिए x11 y11। अच्छा, बुक वालों ने एक जगह गलती कर दी है, उन्होंने एंड एल ले दिया, हालांकि एंड एल कोई था नहीं, तो इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह बारीकियाँ देखने पे आए तो एंड एल इसके बाद नहीं था, इस लाइन के बाद, फिर भी इन्होंने लाइन छोड़ दी। तो चले, मेन मकसद वो ये देखना चाह रहे थे कि वैल्यूज़ लड़का क्या निकालता है, तो वो मैंने 11 निकाली थी, तो इस तरह से सही। अब आपने बिना चीटिंग किए मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, निकाल के कमेंट सेक्शन में। तो ये कोड आपने लाजमी करना है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब मैं जल्दी से स्वाइप करूँगा ताकि आपको नज़र ना आ जाए नीचे से वैल्यू, ऐसा ना हो आप देख लें। बिना चीटिंग किए आपने मुझे बताना है इस पीस ऑफ कोड की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे पता है, समझ तो तुम्हें नहीं आई कि मैंने किस तरह से निकाली है वो वैल्यू, ओ बच जा। अच्छा, अब फिर उसके बाद आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी हमने ऐसा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखे हैं, तो अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ना, अच्छा, अब जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो हमें क्या चीज़ देता था, वेरिएबल को +1 करके दे देता था हमें। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता था, एक वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू असाइन कर देता था। ठीक है, यानी मेरा समझाने का मकसद ये कि जो
इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो क्या करता था, इंटीजर रिटर्न करके देता था, हमें इंटीजर ही देता था ना, हम भी उसको इंटीजर देते थे, यानी एक वैल्यू देते थे और वो भी हमें इंटीजर देता था, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एक वेरिएबल देते थे और एक एक्सप्रेशन देते थे और वो उस एक्सप्रेशन को उसमें इनिशियलाइज करके दे देता था। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमेशा जवाब ट्रू या फॉल्स में देते हैं। किस में देते हैं जवाब, ट्रू या फॉल्स। इनका ये जवाब नहीं होता कि यार अगर आप वन के साथ कोई रिलेशन ऑपरेटर लगाओ तो वो भाई 11 करके दिखा देगा, इंटीजर रिटर्न कर देगा, नहीं, ये हमेशा जवाब ट्रू और फॉल्स में देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये इक्वल इक्वल टू, ठीक है, इक्वल इक्वल टू, ये क्या करता है देखते हैं। अगर तो ए में भी वही वैल्यू है जो बी में, यानी ए भी 10 है और बी भी 10 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या क्या चीज़, सी आउट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 1 लिखा हुआ आएगा, 1 इस वजह से क्योंकि ट्रू को 1 कहते हैं और फॉल्स को 0 कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। अगर मैं कहूँ x1 इज़ इक्वल टू 20 और मैं नीचे एक और वेरिएबल बनाऊँ x2 इज़ इक्वल टू 20 कह देता हूँ, ठीक है, और मैं सी आउट कराता हूँ x1 इक्वल इक्वल टू x2, तो अब इसको क्या रिटर्न कराना चाहिए, अब इसको क्या रिटर्न कराना चाहिए, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एरर ना दे दे, हाँ एरर दे दिया इसने, एरर दे दिया, एरर दे दिया, एरर दे दिया। एरर इसने इस वजह से दिया है क्योंकि सी आउट कभी भी, अच्छा पहले तो मैं एक और इसको 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 हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन थी, इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करें। x1 की वैल्यू क्या थी 20, x2 की भी वैल्यू क्या है 20। अब मैं एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, बूल डाटा टाइप का। किस डाटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, बूल डाटा टाइप का। बूल डाटा टाइप को कहते हैं बूलियन डाटा टाइप, ऐसे वेरिएबल जो अपने अंदर या ट्रू स्टोर कर सकता है या फॉल्स स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब जिस तरह x1 है वो इंटीजर डाटा टाइप का, तो वो अपने अंदर 20, 10 करेक्टर डाटा टाइप के इस तरह जो वेरिएबल होते हैं वो a b c कराते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के जिस तरह वेरिएबल होते हैं वो पॉइंट्स यानी 2.5 इस तरह की चीज़ें स्टोर कराते हैं। तो जो बूल के वेरिएबल होते हैं ना, वो अपने अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर कराते हैं। तो मैं कह देता हूँ बूल रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू आएगा या फॉल्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट इक्वल टू, रिज़ल्ट को दो x1, रिज़ल्ट को क्या दो x1 इक्वल इक्वल टू x2, यानी कि अगर तो x1 और इक्वल इक्वल टू x2 सही है, यानी ये क्या चीज़ रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स रिटर्न। इनका इसका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, और बूल भी ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने पे या तो वो ट्रू देगा या फॉल्स। अगर ट्रू देगा तब भी वो रिजल्ट में स्टोर करा देगा, अगर फॉल्स देगा तब भी रिजल्ट में स्टोर करा लेगा, और रिजल्ट तो स्टोर कर ही सकता है। तो मैं यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ रिजल्ट को। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए इसने मुझे 1 प्रिंट करके दिखा दिया, यानी कि ट्रू है ये बात। अब अगर मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो अब ये मुझे 0 रिटर्न कराएगा, फॉल्स रिटर्न कराएगा। आप देख लें, ये देख 0 रिटर्न करा दिया, फॉल्स। तो कहने का मकसद है कि रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी होते हैं ये सारे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस तरह के, ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या देखता है कि दोनों अगर वैल्यू ट्रू है दोनों तरफ, ये रिलेशनल ऑपरेटर देखता है कि दोनों तरफ वैल्यू ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इधर लिखूंगा 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो ये तब ट्रू रिटर्न करेगा कि 20 10 की इक्वल नहीं है, तो ये बात सही है, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं कहूँगा 20 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ गए हो ना बात, कि 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, हाँ ये 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10 है, सही है। तो अगर मैं कंपाइलर में करके दिखाता हूँ, ये देखें, अब इसकी वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू है 20, x2 की है 10, तो अगर मैं नॉट इक्वल टू कराऊँ यानी कि 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो अब ये मुझे 1 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये बात सही है कि 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10 है। ये देखिए 1 इसने मुझे ट्रू रिटर्न करके दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। इस तरह लेस देन का
कि अगर इस तरफ वाली चीज़ इस तरफ वाली से छोटी हुई, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करा देगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये बाकी आपको आते ही होंगे। लेस देन क्या करता है, देखते हैं अगर लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली से छोटी है तो ट्रू रिटर्न कराता है। ग्रेटर देन देखता है लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली से बड़ी है। और लेस देन इक्वल टू देखता है कि अगर लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली से बड़ी है, लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली से छोटी है या इक्वल है। अगर छोटी हुई तब भी वो ट्रू दिखाएगा, अगर इक्वल हुई तब भी ट्रू दिखाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, देखता है कि राइट वाली चीज़ जो है वो लेफ़्ट वाली चीज़ जो है वो राइट वाली चीज़ से बड़ी है या इक्वल है। अगर बड़ी हुई तब भी ट्रू दिखाएगा, इक्वल हुई तब भी ट्रू दिखाएगा। तो यार ये थे ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर। आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो रिलेशनल ऑपरेटर को आपस में जोड़ते हैं। अगर आपने दो चीज़ें देखनी है, मिसाल के तौर पे आपको वो कहे ऐसा प्रोग्राम लिखो कि वो देखे कि बड़ा भी, मतलब कि बड़ा, ऐसा प्रोग्राम लिखो कि वो देखे कि बड़ा भी ना हो ये नंबर इससे और इक्वल भी ना हो, ठीक है। तो इसमें अब दो कंडीशन आ गई, जिस तरह के इसमें इसने लिखा है कि यार कोई ऐसा नंबर, अब ये एक कंडीशन है, ये देखें। अब अगर मैं इसको अलग अलग करके देखूं तो सबसे पहले ये एक अलहदा रिलेशनल ऑपरेटर बन रहा है, ये एक अलहदा। तो एंड ने क्या किया, इन दोनों रिलेशनल ऑपरेटर को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व ऐसे होगा कि सबसे पहले तो वो देखेगा कि x1 या तो x जो है वो या तो 1 से बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है। x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और y जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या इक्वल, और y 10 से छोटा या इक्वल। अब अगर ये x 1 से बड़ा और इक्वल हुआ तब इधर भी ट्रू आएगा और इधर भी ट्रू आएगा, तब जाके एंड ट्रू होगा, तब जाके पूरी इक्वेशन ट्रू होगी, ठीक है। तब जाके ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो एंड फॉल्स दे देगा, ठीक है। बेशक ये x जो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू हो गई, लेकिन y इज़ लेस देन इक्वल टू 10 अगर फॉल्स हो गई तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का जवाब फॉल्स आएगा। तो शर्त यह है कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तब ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हो गई तब तो ऑब्वियसली फॉल्स जवाब ही आएगा, ठीक है। और ऑपरेटर फिर ऐसा नहीं है, और ऑपरेटर में अगर एक साइड पे भी चीज़ ट्रू हो गई ना तो वो दिखा देगा मैं ट्रू, यानी कि दूसरी साइड पे फॉल्स भी हो जाए। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होती तब तक और फॉल्स नहीं होता, ठीक है। जब दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए तो और चल जाता है। जैसे कि ये देखें, अब x अगर y से बड़ा हुआ या z 8 के बराबर हुआ, अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो गई ना तो ये जो और ऑपरेटर है ये ओवरऑल हमें ट्रू जवाब दिखा देगा, ठीक है। जब तक ये दोनों फॉल्स नहीं होती तब तक ये फॉल्स नहीं दिखाएगा। फिर इसी तरह नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपको डिसीजन को रिवर्स कर देता है। अगर फॉल्स है, अगर आपकी एक एक्सप्रेशन फॉल्स है और आप उसको नॉट, यानी कि z 10 से छोटा है, पहले सबसे पहले इतनी इक्वेशन को देखें, नॉट वाले साइन को छोड़ दें। सबसे पहले अगर z मैं देता हूँ 5, ठीक है, तो हाँ ये सही है, 5 इज़ लेस देन 10 तो ट्रू जवाब आएगा। लेकिन नॉट ट्रू है तो इस ओवरऑल का जवाब फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो नॉट आपके डिसीजन को उल्टा कर देता है, ठीक है। अगर फॉल्स आपका जवाब आ रहा हुआ तो ट्रू कर देता है, ट्रू आ रहा हुआ तो फॉल्स कर देता है। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत होगा। अगले से मैं इंशाल्लाह आपको टर्नरी ऑपरेटर समझाऊंगा, और टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं ये आपको समझाऊंगा, और अगली में ये आपको मैं सारी ओवरऑल एक्सरसाइज कराऊंगा। तो यार दुआओं में याद रखना अपना।